ईरान की समकालीन फ़ारसी बाल साहित्य पर पंचतंत्र का प्रभाव। यह पेपर है जो उत्तर प्रदेश हिस्ट्री कांग्रेस 2022 में पढ़ा गया था। तो मैं आज इस पेपर को आपके लिए पढ़ रहा हूँ। ईरान की समकालीन फ़ारसी बाल साहित्य पर पंचतंत्र का प्रभाव। जैसा कि पंचतंत्र के विषय में हम जानते हैं कि इसका प्रभाव विश्व साहित्य पे हमेशा से रहा है और अभी भी है। बच्चों के साहित्य पे जो है वो तो भूल नहीं सकते, और ईरान के साहित्य पे जो है वो हम देख रहे हैं। ईरान के माध्यम से यूरोप में पंचतंत्र पहुंचा और कई अनुवाद हुए, लगभग 50 अनुवाद इसके हो चुके हैं। तो ईरानी साहित्य पे जो रहा है प्रभाव, उसके साथ साथ बच्चों के साहित्य पे जो रहा है और है भी, इस पेपर में इन चीज़ों पे बातें की गई। तो मैं पढ़ता हूँ। संस्कृत नीति कथाओं में पंचतंत्र का पहला स्थान माना जाता है। पंचतंत्र की रचना किस काल में हुई यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता, क्योंकि पंचतंत्र की मूल प्रति अभी तक के उपलब्ध नहीं है। कुछ विद्वानों ने पंचतंत्र की रचयिता एवं पंचतंत्र की भाषा शैली के आधार इसके रचना काल के विषय में अपने मत प्रस्तुत किए हैं। यद्यपि यह पुस्तक अपने मूल रूप से नहीं रह गया है, फिर भी उपलब्ध अनुवादों के आधार पर इसकी रचना 3री शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास निर्धारित की गई है। इस ग्रंथ के रचयिता पंडित विष्णु शर्मा हैं। कहीं कहीं रचयिता का नाम वसुभग मिला है। उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर कहा जा सकता है कि जब इस ग्रंथ की रचना पूरी हुई तब उनकी उम्र लगभग 80 वर्ष की थी। पंचतंत्र को 5 तंत्रों भागों में बांटा गया है। मित्रभेद, मित्रों में मनमुटाव एवं अलगाव, मित्र लाभ या मित्र समाप्ति, मित्र प्राप्ति एवं उसके लाभ, काकुल्यम, कौवे एवं उल्लुओं की कथा, लब्ध प्राणस, हाथ लगी चीज़ का हाथ से निकल जाना यानी हानि, अपरिचित कारक जिसको परखा नहीं गया हो उसे करने से पहले सावधान रहें, हड़बड़ी में मदद कदम न उठाएं। मनोवैज्ञानिक व्यावहारिकता तथा राजकाज के सिद्धांतों से परिचित कराती यह कहानियाँ सभी विषयों को बड़े ही रोचक तरीके से सामने रखती है तथा साथ ही एक सीख देने की कोशिश करती है। आज विश्व के 50 से भी अधिक भाषाओं में इनका अनुवाद प्रकाशित हो चुका है। इतनी भाषाओं में इन कहानियों का अनुवाद प्रकाशित होना ही इसकी लोकप्रियता का परिचय है। फारसी साहित्य। पंचतंत्र ने शास्त्रीय एवं आधुनिक फारसी साहित्य को बहुत हद तक प्रभावित किया है। ईरानी लेखकों ने कई अपने फारसी पुस्तकों पंचतंत्र शैली के अनुसरण करते हुए लिखी हैं। मुगल काल में महाभारत और रामायण का महत्वपूर्ण अनुवाद फारसी भाषा में हुआ। पंचतंत्र 5 सिद्धांत, कहानी प्रारूप में पद और गद्य में भारतीय अंतर संबंधित पशु दंतकथाओं का एक प्राचीन संग्रह है। पंचतंत्र की दंतकथाएं जो शुरू में भारत के सांस्कृतिक साहित्य में दिखाई दी, ईरानियों द्वारा किए गए उनकी पहलवी अरबी और फारसी अनुवादों से दुनिया भर में फैल गई। शाह नौसेरवां सासानी के काल में समय 570 ईस्वी में विद्वान बुर्जिया ने संस्कृत से पहलवी में अनुवाद किया। लगभग 2 शताब्दी बाद इसका अरबी में अनुवाद इब्नुल मुकफ्फा द्वारा 750 ईस्वी के आसपास अरबी शीर्षक कलील व दिमना के तहत किया गया था। फारस पर अरब आक्रमण के बाद इब्नुल मुकफ्फा का संस्करण विश्व साहित्य को समृद्ध करने वाले महत्वपूर्ण जीवांत पाठ के रूप में उभरा। इब्नुल मुकफ्फा के काम को बेहतरीन अरबी गद्य शैली का एक मॉडल माना जाता है और इससे पहली अनुवाद कृति माना जाता है। 12वीं शताब्दी में नसरुल्लाह मुंशी ने उनका फारसी में अनुवाद
किया। नसरुल्लाह का कलीला व दिमना का फ़ारसी संस्करण 750 शमसी यानी 1349 ईस्वी में मुल्ला काशफी द्वारा अनवार सहेली के नाम से प्रकाशित हुआ। यह निश्चित रूप से सबसे अधिक बार अनुवादित साहित्यिक उत्पाद है और यह कहानियाँ दुनिया में सबसे व्यापक रूप से ज्ञात है। इसके 50 से अधिक भाषाओं में अनुवाद और 200 से अधिक विभिन्न संस्करण दर्ज हैं। 11वीं शताब्दी की शुरुआत में यह काम यूरोप तक पहुंच गया और 16वीं ईस्वी से पहले यह ग्रीक, लैटिन, स्पेनिश, इतालवी, जर्मन, अंग्रेजी, पुरानी स्लावनिक, चेक और शायद अन्य स्लावनिक भाषाओं में मौजूद था। ईरानी लोग पंचतंत्र से इतने मोहित थे कि समय समय पर उन्होंने पिछले अनुवादों का सरल संस्करण निकालने की कोशिशें की। इस प्रकार कर्तक व दमनक पहला अनुवाद से लेकर हमारे पास कई फ़ारसी संस्करण हैं, जैसे कलीला व दिमना, मरज़बान-नामा, अखलाक मोहसनी, अनवार सहेली, अय्यार-ए-दानिश आदि। इसके अलावा ईरानियों ने अपने नैतिक छंदों में भी पक्षी और पशु पात्रों का कुशलता से उपयोग किया और मौलाना जलालुद्दीन रूमी ने अपनी रहस्यमय कविताओं में पंचतंत्र के कई दंतकथाओं का शामिल किया। रूमी की मसनवी व्यापक रूप से पहलवी भाषा में लिखी गई कुरान के रूप में स्वीकार करते हैं, जिसमें पंचतंत्र की 40 से अधिक दंतकथाएं शामिल हैं। सादुद्दीन वाराइनी द्वारा लिखित मरज़बान-नामा 7वीं शताब्दी शमसी 13वीं शताब्दी ईस्वी की फ़ारसी साहित्य में से एक है। फ़ारसी में 13वीं सदी का एक प्रारंभिक गद्य कार्य जिसमें नैतिकता और सही आचरण के चित्रण के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली विभिन्न उपदेशात्मक कहानियाँ और दंतकथाएँ शामिल हैं। काम में 9 अध्याय शामिल हैं, जिनमें मुख्य फ्रेम वाली कहानियाँ, छोटी कहानियाँ, साथ ही फ़ारसी और अरबी कविताएँ, दृष्टांत बातें शामिल हैं। अत्याचारी अजदहा की कहानी, मछली और बगुले की कहानी, ऊँट और चरवाहा की कहानी इत्यादि। काबूसनामा एक प्रकार का यात्रा वृत्तांत है जो अस्कंदर बिन क्यूकास द्वारा अपने पुत्र गिलान शाह की ओर से 1082 ईस्वी में फ़ारसी भाषा में लिखा गया था। इस काम में 40 अध्याय शामिल है, जिसमें बहुत से मौलिक और लाभकारी निर्देश हैं जिन्हें दैनिक जीवन में किसी भी क्षेत्र में लागू किया जा सकता है। उनमें से कुछ जानकारी: शतरंज खेलना, बैतबाजी करना, स्नान करना, शिकार करना, गेंद से खेलना, रखैल और दास रखना, घोड़े की नस्लों को समझना, चिकित्सा, ज्योतिषी, ज्योमिति और जैसे विज्ञान और वजीर या राजा बनने जैसे प्रशासनिक प्राधिकरण के लिए तैयार रहना शामिल है। काबूसनामा जो फ़ारसी साहित्य के मूल टुकड़ों में से एक है, इसका तुर्की भाषा में 6 बार अनुवाद किया गया है। अकबर की रुचि संस्कृत किताबों में थी। उसने संस्कृत की कई पुस्तकों का फ़ारसी भाषा में अनुवाद करवाया। इस पुस्तक का अनुवाद कई बार होने से यह स्वाभाविक है कि यह अपने मूल रूप से भटक गया हो। इसलिए यह उचित है कि पुस्तक का नए सिरे से अनुवाद किया जाए और यह काम मुस्तफ़ा खालिकज़ाद अब्बासी को इस निर्देश के साथ सौंपा गया कि पुस्तक का अनुवाद बिना किसी चूक के उसी क्रम में किया जाना चाहिए ताकि मूल और विभिन्न अनुवादों के बीच भिन्नता स्पष्ट हो सके। इसलिए पहले मसौदे का अनुवाद एक सादे और सरल भाषा में किया गया था। अनवार सहेली 15वीं शताब्दी में लिखी गई यह किताब भी पंचतंत्र शैली पर है। शेख अहमद सहेली चुगताई की इच्छा के अनुसार कमालुद्दीन हुसैन बहकी काशिफ़ी द्वारा लिखित है।
फारसी में पंचतंत्र की प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से लिखी गई कई पुस्तकें मौजूद हैं, जैसे अखलाक-ए-मोहसनी, अखलाक-ए-जलाली आदि। ये स्पष्ट रूप से पंचतंत्र से प्रभावित हैं। फारसी काव्य विश्व साहित्य में बहुत समृद्ध है। फारसी के महान कवि रुदकी, दकीकी, सनाई, फिरदौसी, अत्तार, सादी, हाफिज, मौलवी, निज़ामी, इन सबों का विश्व साहित्य में बड़े स्थान है। ईरान में पंचतंत्र के कथा का पहली बार रुदकी द्वारा कविता में अनुवाद किया गया था। सामानी शासक के मुख्यमंत्री अबुल फजल बलमी किताबुन-नसब के अनुसार रुदकी का कलीला व दिमना कविता में रचित है। मसनवी मौलवी मौलाना जलालुद्दीन रूमी के उपख्यान कुरान, हदीस और फरीदुद्दीन अत्तार, सनाई मोहम्मद औफी फारसी आलोचक के लेखन साहित्य विभिन्न स्रोतों से लिए गए हैं। यहाँ मौलाना ने कलीला से 4 या 5 कहानियाँ लिए हैं। मौलाना रूमी ने स्पष्ट रूप से अपनी संग्रह मसनवी मानवी में मूल पंचतंत्र का उपयोग नहीं किया है, लेकिन उन्हें अरबी या फारसी कलीला दिमना के स्रोतों से लाभ उठाया है। एक तालाब और शिकारी और इन 3 मछलियों की कहानी, जिनमें से एक बुद्धिमान और एक आधा बुद्धिमान, दूसरा चतुर मूर्ख और 3 मछलियाँ का परिणाम। फरीदुद्दीन अत्तार निसापुरी 1145 से 1221 के बीच में इनका जीवन काल है। अत्तार सूफीवाद और परमात्मा के प्रेम के माध्यम से मानव विविधता को स्वीकार और गले लगाकर परमात्मा के प्रति अपनी अधीनता को चित्रित करता है। उनकी रचना तज़किरतुल औलिया, इलाहीनामा, मुसीबतनामा और मंतिक़ुत-तय्युर बहुमूल्य है, क्योंकि वो दिखाते हैं कि मध्यकाल में समावेश विचारणीय था। उनका पक्षियों का सम्मेलन या पक्षियों का भाषण मंतिक़ुत-तीर, जिसे मक़ामात-ए-तय्युर के नाम से भी जाना जाता है, कवि फरीदुद्दीन अत्तार द्वारा फारसी में लिखी गई लगभग 4500 पंक्तियों की एक लंबी कविता है। फरीदुद्दीन अत्तार, जिन्हें आम तौर पर अत्तार निसापुरी के नाम से जाने जाते हैं, कविता मंतिक़ुत-तय्युर की कहानी यह है कि दुनिया के सभी पक्षी यह तय करने के लिए इकट्ठे होते हैं कि ईश्वर या परमात्मा कौन है, कहाँ मुलाकात होगी। काफ़ी विचार के बाद यह पाए गए कि यह तो अपनी ही आत्मा में मौजूद है। 20वीं शताब्दी में ईरान में एक महान राजनीतिक परिवर्तन आया, जिसे इतिहास में संवैधानिक क्रांति 1905 और 1909 के दरमियान के नाम से जाना जाता है। जनता ने संसदीय प्रणाली की मांग करते हुए सम्राट की अंतहीन शक्ति को कम करने और उन्हें लोगों की नियंत्रण में लाने की मांग की। अली अकबर खुदा एक सफल पत्रकार, कवि, आलोचक और बहुमुखी लेखक हैं। अपने समाचार पत्रों सूर्य इसराफील में इन्होंने चरिंद व परंद, पशु और पक्षी के शीर्षक के तहत एक कॉलम शुरू किया, जिसका मुख्य उद्देश्य और इस कॉलम के तहत लोकप्रिय विषय निरंकुश शासन व ईरान की दयनीय स्थिति का सूक्ष्म निरीक्षण करना था। ईरान की सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था में बदलाव के लिए कई अन्य बुद्धिजीवियों ने अनुसरण किया, जैसे डॉक्टर मोहम्मद हिजाज़ी, एक प्रसिद्ध उपन्यासकार, लघु कथाकार और तेहरान विश्वविद्यालय के प्रोफेसर में से एक थे। इन्होंने पंद कर्कश गिद्ध की सलाह कहानी लिखी, जो ईरानियों के बीच बेहद खास बन गई।
ईरानी बाल साहित्य पे बात करते हैं। फारसी भाषा में प्राचीन काल से ही बाल साहित्य के रूप में साहित्य लिखे गए हैं। ईरान में दंत कथाएँ बहुत लोकप्रिय हैं। बच्चों के लिए पंचतंत्र शैली की दंत कथाएँ ईरान में बहुत लोकप्रिय हैं। ईरान में आधुनिक बाल साहित्य का प्रारंभ रजा शाह पहलवी के काल में हुआ। जोहरा गेनाई के अनुसार ईरान में बच्चों के साहित्य का बहुत पुराना इतिहास है, जो 3000 साल से भी पहले का है, जिसमें लोरी, लोक कथाएँ, लयबद्ध दंत कथाएँ जो पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे पास आए हैं। यह दावा तब साबित हुआ जब लगभग 2000 साल पहले आसुरिक टिरी, ताड़, खजूर और बकरी की कहानी की एक पहलवी पांडुलिपि मिली थी। आधुनिक बाल साहित्य की शुरुआत 1930 के आसपास हुई, जब कई अग्रणी लेखकों और कवियों ने बच्चों के लिए कहानियाँ और कविताएं लिखी और पश्चिमी देशों से बहुत सारी बच्चों की पुस्तक का अनुवाद और प्रकाशन किया गया। 1960 के दशक तक आधुनिकता के विकास के साथ सब कुछ बदल गया था। इस समय जो सुधार शुरू हुआ वह शिक्षा प्रणाली की नाते विस्तारित हुआ। 19वीं सदी के उत्तरार्ध और 20वीं सदी के प्रारंभ में एक महत्वपूर्ण मोड़ आता है, जब नए शैक्षिक अवधारणाओं का उदय, मौखिक साहित्य और लोक कथाएँ की निरंतरता, अधिक सरल फारसी गद्य का विकास, पश्चिम से अनुवादों की बढ़ती संख्या, ईरान में छपाई उद्योग, नई स्कूलों की स्थापना, बाल मनोविज्ञान का अध्ययन और बच्चों के लिए प्रकाशित पुस्तकें ने ईरानी बच्चों की साहित्य को बदल दिया। ईरानी लेखकों और कवियों ने बच्चों के लिए लिखते रहे। बच्चों के लिए बहुत सारी बाल पत्रिकाएं, किताबें प्रकाशित हो रही हैं। बाल लेखकों, कवियों और कवित्रियों की एक समूह अंतर्राष्ट्रीय स्तर के साहित्य का प्रदर्शन करता रहा है। उनमें से कुछ प्रख्यात नाम यहाँ हैं: मिर्ज़ा तालबुफ, जब्बार बाघवाचान, समद बहरंगी, मेहदी अजहर यज़दी, अब्बास यमीनी शरीफ, परवीन दौलताबादी, महमूद किया, हौसंग मुरादाबादी, किरमानी, शकोह काशी किया, फरीदुद्दीन अम्मेजादे, खलील अली असगर सैयदाबादी, मुस्तफ़ा रहमान दोस्त, इकबाल सैयदाबादी, गुलाम मिर्ज़ा इमामी, समाना कासिमी, मजीदी सफ़ी, फरीदुद्दीन अम्मेजादे, नकी सुलेमानी, सदफ़ काज़मी, जमशेद खानियान, फरहाद हसन जादे, हामिद रज़ा शाहबादी, नासिर यूसुफ, अतूसा सालेह, अहमद रज़ा अहमदी, मनोचर एहतसामी, अफसाने शबाना निज़ाद, आमिर हसन फरीदी, सरम सफ़ी, नासिर किसावर्ज, मीना जोहरियान आदि। ये सब ईरानी बाल साहित्य के नए लेखक हैं जो बच्चों के लिए लिखते हैं। अब्बास अमीनी, जिनमें से उनका चंद का विवरण दिया जाता है। अब्बास यमीनी शरीफ 1919 में पैदा हुए, 1979 में वफ़ात पाए। बच्चों के गीतकार व लेखक अब्बास यमीनी शरीफ ईरान में बाल साहित्य के विकास में अग्रणी हैं। एक ईरानी शिक्षक, सामाजिक आलोचक, लोक गीतकार, अनुवादक और लघु कथाकार थे। वह बच्चों के किताबों के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। समद बहरंगी, इनके द्वारा लिखी गई माही सियाह कुचलो, छोटी काली मछली भले ही छोटी है, लेकिन उसके पास दुनिया के बारे में बड़े सवाल हैं और उनका जवाब खोजने के लिए दृढ़ है, जबकि तालाब के अन्य सभी मछलियाँ बस एक दूसरे का अनुसरण करती हैं, कुछ अलग करने से भी डरती हैं। छोटी काली मछली पुल के किनारे पर तैरती है, नदी और समुद्र की ओर बहती है। अपने साहसिक कार्य में लिटिल ब्लैक फिश काली मछली कई
चमत्कारिक और सुंदर चीज़ें देखती है, हर कोने में खतरे का सामना करती है और अंत में उसे अपनी अंतिम चुनौती का सामना करना पड़ता है। माहिसिया कुचलू छोटी काली मछली मुख्य रूप से वामपंथी विचारधाराओं से प्रभावित थी, जो उनके युग के ईरानी बुद्धिजीवियों के बीच आम थी। उनकी पुस्तकों ने आमतौर पर शहरी गरीबों के बच्चों के जीवन को चित्रित किया और व्यक्ति को उसके द्वारा अपनी परिस्थितियों को बदलने के लिए प्रोत्साहित किया। मेहदी अज़र यज़दी ईरान बाल साहित्य के पिता माने जाने वाले अज़र का जन्म मार्च 1922 को हुआ था और उनकी मृत्यु 2009 में हुई थी। 1978 की क्रांति से पहले के वर्षों में ईरान में बच्चों के साहित्य के इतिहास में सबसे लोकप्रिय पुस्तकों वाले लेखक पर रॉयल बुक ऑफ द ईयर अवार्ड मिला और बहुत प्रशंसा हुई। 1966 में यूनेस्को से किस्सा खूब बराए बच्चाए खूब अच्छे बच्चों के लिए अच्छी कहानियाँ के तीसरे खंड के साथ इस पुस्तक के चौथे और पांचवें खंड को 1966 और 1967 में बाल पुस्तक परिषद द्वारा वर्ष के अनूठी पुस्तकों के रूप में मान्यता दी गई थी। बराए बच्चाए खूब का स्पेनिश, अर्मेनाई, चीनी और रूसी साहित्य जैसे विभिन्न भाषाओं में अनुवाद किया गया। कुल मिलाकर उन्होंने बच्चों के लिए 20 से अधिक पुस्तक लिखी। उन्होंने किस्सा खूब बराए बच्चाए खूब के कई खंड लिखे और पुरानी किताबों से नई कहानियाँ लिखी और मसनवी की कई कहानियों का रचना सरल ज़बान में किए। यह पुस्तक दूसरों की तुलना में अधिक पसंद आए। कविता चीनी और शहद जो जीवन की कठिनाइयों के बारे में है। खाले गौहर का चौथा खंड, जिसे उन्होंने 1974 में शिराज में साक्षरता अभियान के लिए लिखा था, वो वहाँ प्रकाशित हुआ था। 35 साल की उम्र अज़र यज़दी बच्चों के लिए किताबें लिखने के बारे में सोचा और 1956 में किस्सा खूब बराए बच्चाए खूब संग्रह का पहला खंड लिखकर अपनी लेखन कैरियर शुरू किया। उनकी मृत्यु के दिन को बाल साहित्य राष्ट्रीय दिवस के रूप में चुना गया। अज़र यज़दी ने एक बार फरवरी 2007 में ईरानी लिमिनरीज एसोसिएशन द्वारा उन्हें सम्मानित करने के लिए आयोजित एक समारोह के दौरान कहा था, जब मैं 35 वर्ष का था तो मैंने मातृभूमि यज़द छोड़ दी और कलीला व दिमना पढ़ना शुरू कर दिया, जो कि बहुत मुश्किल है। हालांकि मैंने पाया यह बहुत सुंदर है और बाद में बच्चों के लिए लिखने का फैसला किया। मैंने तो प्रसिद्धि प्राप्त की लेकिन मैं पैसे के लिए प्रसिद्धि नहीं चाहता। मैं केवल एक अच्छा काम करना चाहता था, इसलिए मैंने किस्सा खूब बराए बच्चाए खूब अच्छे बच्चों के लिए अच्छी कहानियाँ लिखा। उन्होंने समारोह के दौरान कहा, अज़र यज़दी शादी नहीं की। एक बार उनसे इसका कारण पूछा गया कि उन्होंने शादी क्यों नहीं किया, तो उन्होंने मजाक में कहा, मैं एक पागल महिला के साथ नहीं रह सकता और अगर वह एक बुद्धिमान महिला होती तो वह मेरे साथ कभी नहीं रह सकती थी। उसका मानना था कि जीवन उसके लिए कुछ कर रहा है। मैं अक्सर किसी न किसी सेवा में रहा हूँ। मैंने हमेशा किफ़ायती जीवन जिया और मेरे कठिन समय रहे। मैं कभी भी अच्छा नहीं खाता सिवाय पार्टियों के। मैं कभी भी अच्छी तरह से तैयार नहीं होता। कुछ लोग मुझे ऐसा मानते हैं कि मैं कंजूस इंसान हूँ। भगवान का शुक्र है कि मैंने कभी कोई बुराई नहीं की और ना ही मेरी कभी बदनामी हुई।
मुस्तफ़ा रहमान दोस्त, इनका जन्म 1950 में हमदान में हुआ था। वह 30 से अधिक वर्षों से बच्चों और युवाओं के लिए काम करते रहे हैं। उनकी अब तक 300 से अधिक पुस्तक प्रकाशित हो चुकी हैं। उन्होंने कहा, यह मेरा जीवन है। हर किसी के जीवन में एक लक्ष्य होता है और मेरा जीवन का लक्ष्य बच्चे हैं। मैं बच्चों के लिए लिखता हूँ और सिर्फ उनके लिए जिंदा हूँ। उन्होंने कहा कि बच्चों के लिए किताबें लिखना मेरी पहली प्राथमिकता और खुशी है। हमें सबसे पहले यह जानना चाहिए कि हमारे बच्चे क्या पसंद करते हैं और उन्हें कौन सा विषय सबसे ज़्यादा पसंद है। हमें बच्चों के साथ उनकी भावनाओं और विचारों को समझने के लिए उनसे जुड़ना चाहिए। कोरोना वायरस जिसने बच्चों को घर पर रहने के लिए मजबूर किया, रहमान दोस्त ने कहा, मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं और घर छोड़ चुके हैं, लेकिन अगर मेरे घर में एक छोटा बच्चा होता तो मैं निश्चित रूप से एक अच्छा समय जीता। किताब बाबाई चेमीगे भेड़िया क्या कहता है। इनकी प्रिय कहानी है। वो जानवरों के माध्यम से बच्चों की अच्छी जीवन के लिए कहानियाँ लिखते हैं, जैसे बिल्ली, गाय, भेड़िया, कौवा, कुत्ता, मधुमक्खी, गधे और कोकिला आदि। ताहिरा खलीली कश्माई का जन्म गिलान में 1342 शमसी यानी 1972 ईस्वी में हुआ था। वह बाल कवि हैं। बच्चों के लिए मर्ज़बाननामा को सरल बनाकर पेश किया गया। ईरानी लेखकों ने बच्चों के लिए कई नए पुस्तक लिखे हैं, जिनमें मर्ज़बाननामा का संक्षिप्त और सरलीकृत पुनर्लेखन है। ताहिरा खलीली का अस्माई ने कहा कि मैंने बच्चों की उम्र व मानसिकता को ध्यान में रखते हुए 12 कहानियाँ मर्ज़बाननामा से चुना और उन्हें सरल भाषा में फिर से लिखा हूँ। युवा स्कूली बच्चों के लिए यह कहानियाँ सचित्र प्रकाशित है। अत्याचारी अजदहा, मछली और बगुला और सुतुरबान ऐसे कहानियाँ हैं। खलीली कश्माई ने जानवरों और उनके पोषण और बच्चों के शिक्षण के लिए कविताओं के संग्रह प्रकाशित करने की भी घोषणा की। उनके अनुसार ये किताबें बच्चों के लिए मानसिक विकास में मदद करती हैं। मीना जहारीबीन एक वास्तुकार से बच्चों के लेखिका बनी जब उनकी पहली सचित्र पुस्तक कहानी दक्षिण अफ्रीका में प्रशंसा प्राप्त हुई। जलालुद्दीन रूमी की बाज़रगान, वह तोती व्यापारी और तोता का नया प्रतिपादन सभी उम्र के बच्चों के लिए उपयुक्त है। यह इस सूची में मेरी परम पसंदीदा पुस्तक है। बाज़रगान वह तोती व्यापारी और तोता है। कहानी का सारांश यह है। एक धनी फारसी व्यापारी भारत से एक तोता लाकर अपने दुकान में रखता है। तोता खरीदारों को बुलाता है और गाता है। तोता व्यापारी को प्रसिद्ध बनाने में मदद करता है और बहुत पहले अपने सभी सामानों को पूरी तरह से बेच देता है। वह फिर भारत जाने की योजना बनाता है और अपने परिवार से पूछता है कि भारत से क्या चाहते हैं। वह तोते से भी पूछता है। तोता अपने दोस्तों को संदेश देने के अलावा कुछ नहीं कहता कि वह उन्हें कैसे याद करता है और अपने नए घर पिंजरे के जीवन के बारे में बताता है। यात्रा के दौरान रास्ते में व्यापारी तोते के संदेश देने के लिए एक उष्णकटिबंधीय जंगल में रुकता है। तोते के संदेश पक्षियों से सुनाता है। फिर यह देखता है पक्षियों
पक्षियाँ एक एक करके अपनी शाखाओं से अपने पैरों को हवा में रखते हुए ज़मीन पर गिरते हैं। व्यापारी ताज्जुब में पड़ जाता है। जब वह भारत से लौटता है तो वह घटना अपने लोगों को बताता है और तोते को भी यह बताता है कि तुम्हारा संदेश तोतों को देते यह घटना घटी। वह तोता यह सुनते ही वैसा ही नकल करता है। व्यापारी की दुख में पड़ जाता है। क्या हो रहा है? हमने अपने तोते को भी मार दिया। यह जवान तीर व धनुष की तरह है। अंततः वह उसने पिंजरे से बाहर ले जाता है, जहाँ एक पल में तोता बाहर उड़कर पेड़ पर बैठ जाता है। तोता व्यापारी को मानवता की नसीहत देता है। हौसंग मुरादी करमानी। इनका जन्म अगस्त 1944 में करमान की एक रेगिस्तानी गांव में हुआ था। उन्होंने 1973 में रेडियो के लिए लिखना शुरू किया। उनकी कहानियाँ का सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण चरित्र यानी मजीद प्रसिद्ध प्रताप की किस्सा है। मजीद उस दौर में बच्चों और युवाओं के लिए प्रकाशित होने वाली कहानियों से अलग था। यह राजनीतिक नहीं था। मजीद की कहानियाँ यथार्थवादी थी और एक चंचल लड़के के दिन प्रतिदिन के जीवन से जुड़ी थी, जिसका सिर बादलों में था। साहित्य से प्यार था और अपने दादी के साथ रहता था। मुरादी के कई कहानियाँ अन्य भाषाओं में अनुवाद किया गया। केवल ईरान में ही नहीं बल्कि अन्य देशों के स्कूलों के पाठ अन्य भाषाओं में अनुवाद किया गया। केवल ईरान में ही नहीं बल्कि अन्य देशों के स्कूलों के पाठ्यक्रमों में अपनी जगह बना लिया। इनकी लेखन को देखते हुए इन्हें बहुत सारे अवार्ड्स मिले, जैसे इंटरनेशनल लाइब्रेरी ऑफ म्यूनिख से प्रकाशित एंडरसन अवार्ड, ईरान के चिल्ड्रन बुक काउंसिल की ओर से बेस्ट बुक अवार्ड, ईरान की फ़ारसी साहित्य का ईरानी लेखकों को मान्यता देने वाली ईरानी एसोसिएशन ऑफ राइटर्स फॉर चिल्ड्रन व गोल्डन मून अवार्ड से भी सम्मानित हुए। ऐसे अवार्ड मिले। और ईरानी साहित्य बच्चों के लिए बहुत सारे साहित्य आजकल ईरान के बाज़ार में किताब के दुकानों में मिल जाते हैं, जो बहुत प्रसिद्ध है, जैसे सफ़ीने तालबी, बाबा बर्फ़ी, किस्सा है बहरंग माही, सियाह कुचलो, द लिटिल ब्लैक फिश। ऐसे कहानियाँ जो बच्चों की कैरेक्टर बना को पेश किया गया है और उस पर पंचतंत्रा का बहुत ही बड़ा प्रभाव है। यह लेख लिखने का विषय ये है कि पंचतंत्रा का वर्ल्ड साहित्य पे जो प्रभाव है और फिर ईरानी साहित्य पे जो प्रभाव रहा है उसके विषय में यह है। और ख़ासकर ईरानी बच्चों के साहित्य पे जो यज़दी जैसे साहित्यकार बोलते हैं कि मैंने पंचतंत्रा की कहानियाँ पढ़ना शुरू किया, उसके बाद मैंने कहानियाँ बच्चों के लिए लिखना शुरू किया। तो यह आज का लेख था जिसको आपके सामने प्रेजेंट किया गया। उम्मीद है कि आप पसंद करेंगे और हमें हौसला अफजाई करेंगे। धन्यवाद, शुक्रिया।